विश्व आर्थिक मंदी में निहित था। विश्व आर्थिक मंदी में निहित था। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तथ्य को तुम लोगों ने समझा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, लेकिन यहां पर तुम लोग वर्ड का फर्क समझ रहे हो। समालोचनात्मक परीक्षण या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए। तो इसमें क्या विश्व आर्थिक मंदी को तुम फांसीवाद से जोड़ोगे? क्या वहीं तक रहोगे या और भी कहीं जाओगे? और कहां जाओगे? फिर इस संशोधन की तरफ मुड़ोगे? किसकी? वही मैं कहा कि नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं, क्रिटिकली जब तक साउंड नहीं हो गए। तो हिटलर और मुसोलिनी की महत्वाकांक्षा तो अलग चीज है। यहां तुमसे सीधा पूछा जा रहा है कि यह बीज वहां निहित था, तो कहोगे कि भाई आर्थिक मंदी ने उस विचार को फैलने का पूरा अवसर दिया, क्योंकि मंदी ने उस वातावरण का निर्माण किया जिसमें फांसीवाद और नाजीवाद पनप सका। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें कहीं ना कहीं यह उग्र राष्ट्रवाद का बीज प्रथम बीज युद्ध से लेकर पेरिस शांति सम्मेलन में निहित दिखता है, क्योंकि वहां से जो एक असंतुष्ट राष्ट्र का आक्रोश था वो दक्षिणपंथी राजनीति में व्यक्त हुआ, जिसको विश्व आर्थिक मंदी ने अपने ढंग से ईंधन प्रदान किया। समझ रहे हो कि नहीं? जब इस तरह, जैसे तुम्हारा सोच जब इस लेवल पर पहुंच जाएगा तो वो आईएएस का सोच होगा, एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट होने वाला सोच होगा। तो मार्केट का जो बच्चा है वो इस सोच पर जा ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन को खराब करके ही आएगा वहां से। पहले तो बहुत बच्चे को वहां पर फांसीवाद दिखेगा ही नहीं, जो ठीक से नहीं पढ़ा होगा विश्व आर्थिक मंदी का आगे दक्षिण पंथ से क्या रुझान है। हाँ, वो बच्चे, वही बच्चे अगर इस पर कुछ बोलते हुए आपको पाए जाएंगे, पिछले 5 वर्षों से यूपीएससी के फील्ड में है, 1-2 बार मेंस दे चुके हैं, 1-2 बार पीटी फेल कर चुके, तो 5 वर्ष के बाद उसके बाद बोलने की स्थिति में आते हैं। और तुमको बिना एग्जाम दिए हुए हम बोलने की स्थिति में ला रहे हैं। तुम 5 वर्ष आगे चल रहे हो, और 5 वर्ष के बाद भी जो बोलने की स्थिति में आएंगे वो सही डायरेक्शन में लिखने की स्थिति में आएंगे या नहीं आएंगे। तो तुम लोग मेरे प्रश्नों का जवाब दो और घर पर खूब बढ़िया से पढ़ाई करो। जैसे मेरा बुकलेट है ना, इस बुकलेट को चाट जाओ, शीत युद्ध वगैरह बहुत एग्जॉस्टिवली दिया हुआ है। क्योंकि अब जो टॉपिक आ रहा है वो बड़ा बड़ा सा टॉपिक आ रहा है, जिसको क्लास में पूरा लिखाना संभव नहीं होगा। अब जैसे शीत युद्ध है तो ये 4 दशक का मुद्दा है, और उसको बहुत बढ़िया से मैंने क्लास में दिया हुआ। तो मैं सबको, तुम लोगों को ऑर्गेनाइज करता हुआ देता जाऊंगा। तुम लोग याद रखने के लिए ये याद रख लेना, और रीडिंग देने के लिए बुकलेट को रीडिंग करने का इस्तेमाल करना। यही एक तरीका है, अन्यथा दूसरा कोई तरीका नहीं। उसके अलावा मैंने समकालीन पर जैसे कुछ कहा है, जीएस वालों को दिया, वो मटेरियल तुमको दे दूंगा। एक तो मेरे पास 1991 तक तैयार ही है, उसके बाद का जो है वो प्रोसेस में है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिखो। हिटलर विश्व युद्ध नहीं चाहता था। हिटलर विश्व युद्ध नहीं चाहता था, बल्कि पोलैंड में एक सीमित युद्ध चाहता था। पोलैंड में एक सीमित युद्ध चाहता था। लिखिए, हाँ, एपीजे टेलर, ए नाम है, एपीजे टेलर के इस कथन का परीक्षण कीजिए, अब देखो, अब ये सब क्वेश्चन जो होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला बच्चा इसको साथ जस्टिस नहीं कर पाए। जब आपको नॉलेज घुलेगा तभी होगा, और नॉलेज घुलाने के लिए रेगुलर, जैसे जो घर गए हैं जो नहीं आए हैं,
तो उन लोगों को तो घुलेगा ही नहीं, उन लोगों का तो कोई मतलब, हम मैं क्या बताऊं, इतना दुख होता है यूपीएससी की तैयारी क्यों करने आते हैं, और जो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं वो मस्ती के बारे में क्यों सोचते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। उनको तो सन्यासी की जिंदगी जीनी चाहिए, एकदम कंप्लीट सन्यासी। यूपीएससी का इतना बड़ा एरिया है, प्रीलिम्स ही फेल कर जाओगे तुम, देखो ना, प्रीलिम्स ही पास नहीं करोगे। अगर पूरा ऑर्गेनाइज नॉलेज तुम्हें नहीं होगा तो तुम तो मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा तुमको। तो इसलिए इसमें पूरी तरह से, और प्रीलिम्स वाले में भी तुमने देखा कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी उतना फैक्ट्स याद नहीं रख सकता, ये तो गौर करके तुमने देखा होगा। जैसे जहां जहां तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन कितना बढ़िया सॉल्व हो रहा होगा, और जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ याद नहीं रहेगा। तो जो मैं बता रहा हूं यही फुल प्रूफ मेथड है, इस मेथड पर तुम लोग बढ़ते रहो। पहले बार में मेरे जो पुराने जो क्वालिफाइड लड़के जो इंटरव्यू दिए हुए वो भी बात करते हैं कि पहली बार में बच्चों को डायरेक्ट नहीं होता है। हम क्वेश्चन में इसलिए तुमको ला रहे हैं कि फिर एक बार क्वेश्चन में तो अब तुम्हारे टेस्ट सीरीज आगे ज्वाइन करोगे तभी फिर क्वेश्चन आंसर की बात होगी, रेगुलर क्लास में क्वेश्चन की चर्चा करनी होगी। जितना कर सकते हो उतना कर लेना, वही बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सको मत करना। फिर सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, डायरेक्शन केवल सीखो। अब ये जो स्टेटमेंट है एपीजे टेलर का व्यक्तिगत मत है, इससे हम सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी सहमत हो सकते। और ये जो बल्कि मेरे विचार से अगर सहमत हो सकते हो तो दिखा दो कि हाँ पोलैंड में चाहता था लेकिन मिस कैलकुलेशन उससे हुआ, और जर्मनी का उसमें जो मित्र राष्ट्रों का दायित्व है उसको दिखा दो। और साथ ही साथ यह भी थोड़ा सा दिखा दो, लेकिन एक सच्चाई अगर तुम डिसएग्री करना चाहो तो कह दो कि विश्व युद्ध चाहता या नहीं चाहता, और उसकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी थी वो ऑटोमेटिकली विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि पीछे के रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि हर बार उसकी इच्छा पूरी हुई, बावजूद इसके वो रुका नहीं। तो पोलैंड के बाद वो रुक जाता इसकी क्या गारंटी, आई गेट दिस पॉइंट। तो अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर तुम जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। अब देखो एक, जैसे मैं कहता हूं कि आजकल जो क्वेश्चन का मतलब स्वरूप है, तो उस स्वरूप को क्या तुम लोग समझ पाते? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे देखो ये 150, ये तो 200 शब्द का क्वेश्चन है, ये 2008-10 में कहीं पूछा था। एक क्वेश्चन लिखो तो 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 18 जनवरी 1871 जर्मनी की ताकत, जर्मनी की ताकत एवं गौरव के लिए, जर्मनी की ताकत एवं गौरव के लिए विजय का दिन था। विजय का दिन था तथा 28 जून 1919, 28 जून 1919 उसके लिए दंड का दिन था। 28 जून 1919 उसके लिए दंड का दिन था, उसके लिए दंड का दिन था। वही समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सब जो डाल देता है ये शॉर्ट नोट का है, लघु निबंध में तो एक ही बार डाल देता है ना, तो अपने विवेक से क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेना। जैसे ये समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए लिखो, मतलब शॉर्ट नोट जानते हो ना, 5 शॉर्ट नोट डालते हैं एक ही जगह लिख देते हैं समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उसमें कुछ में समालोचनात्मक परीक्षण की गुंजाइश होती है, कुछ में केवल सिंपल परीक्षण की गुंजाइश होती है, तो अपने विवेक से उसको सोच लेना होता है। तो एक ही बार डाल देते हैं, पांचों के 5 क्वेश्चन में समालोचनात्मक परीक्षण की गुंजाइश नहीं होती है। अब यहाँ पर 150 शब्द का है, अब इस क्वेश्चन में कोई सूत्र नहीं है, इसमें तुम किधर जाओगे? तुम लोग अपना अपना विवेक हमको दिखा दो। हाँ
हाँ, इतना अगर तुम लिखोगे तो जितना लिख के दिया है उतना ही तुम फिर उसको तोते की तरह रिपीट करोगे। हाँ, एक ही तुम इंप्रेसिव चीज लिख रहे हो कि तुम हालांकि ठीक से नहीं लिख पा रहे हो। यह वारसाई नहीं, पेरिस के मिरर ऑफ पैलेस में विलियम प्रथम का कोरोनेशन हुआ था और अपने हाथ से ताज रखा था लुई नेपोलियन तृतीय ने उसके माथे पर। और उसी में एल्सस और लोरेन का भूभाग भी फ्रांस से छीनकर जर्मनी को मिल गया था। वो जर्मनी के लिए गौरव का दिन था। और जो नेक्स्ट वन देखते हो कि उसी पैलेस ऑफ मिरर्स में तुम देखोगे कि उसके दंड का दिन था जो कह रहा है, तो उसमें तुम देखोगे कि अंत में जो वर्साई में जब जर्मनी को घसीटा गया तो जर्मनी के वाइमर गणतंत्र और जर्मनी को अपमानित किया गया। उस दिन जो गौरव जर्मनी ने 1871 में हासिल की थी उसमें अपमानित किया गया। लेकिन अगर तुम इतना केवल लिखोगे, मतलब इतना ही केवल संकेत दे दोगे तो कुछ मार्क्स तो तुमको दे देगा, लेकिन उसको मीनिंग मिलेगा नहीं। उसके मीनिंग के लिए बड़ा इतर जाना पड़ेगा। जहां तुम लोग को फर्स्ट टाइमर को इतनी समझ, फर्स्ट टाइमर की सेकंड तुम लोग में जो क्लास में जो रेगुलर रह के थोड़ा बौद्धिक जुगाली वगैरह करेगा वही समझ डेवलप करेगा। मतलब वो जो गौरव का दिन था, उस गौरव के दिन में केवल ताजपोशी से नहीं देखो, उस दिन तुम देखो कि संयुक्त जर्मनी का निर्माण हुआ। और संयुक्त जर्मनी के निर्माण का अर्थ था यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाना। और शक्ति संतुलन बिगड़ने ने और जर्मनी के आक्रामक नीति ने अंत में विश्व युद्ध को जन्म दिया। और इसलिए विश्व युद्ध को जन्म दिया तो शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए यूरोप की शक्तियां संगठित हुई और बाहर की शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की मदद से जर्मनी को फिर पराजित किया गया। और फिर वह उसके लिए अपमान का दिन था जब शक्ति संतुलन बनाने के लिए यूरोपीय नेता जर्मनी को उसी दिन काट छांट के छोटा करने का प्रयास किया। और जर्मनी के लिए अपमान का दिन था। परंतु ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जर्मनी इस दिन को नहीं भूल सका और इसका सूत्र सीधा द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ जाता है। यहां पर ले जाके क्वेश्चन को समाप्त में कहीं ना कहीं इसको बैलेंस ऑफ पावर वाले, तो इसलिए एग्जाम हॉल में जाओगे तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। तुमने तो क्वेश्चन बैंक देखते हैं, क्वेश्चन बैंक तुम लोग के घर में है क्या? तो क्वेश्चन बैंक देखते हो कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है। तो मतलब क्वेश्चन बैंक देखने से कॉन्फिडेंस कुछ आता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यार कुछ बोलते नहीं, गूंगे बहरे, इतना तक विश्व इतिहास तुम लोगों को पढ़ाता रहा, किस लिए पढ़ाता रहा? इसलिए नहीं पढ़ाता कि गूंगे बहरे बन के क्लास में सुनो, कम्युनिकेट करो हमारे साथ। तुम जब जाते हो घर पर जाके क्वेश्चन बैंक उलट के देखते हो तो समझ में आता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। बस यही योग्यता तुम में हम देखना चाहते हैं बस। तो बच्चे यहां पर क्वेश्चन इसी तरह से इन्फेरेंशियल रहेगा। अब तुम देखो, तुम कई क्वेश्चन इस तरह का देखोगे, जैसे 2017 में ही पूछा था कि अब इधर ट्रेंड हो गया है इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछने का कि इस कथन का परीक्षण कीजिए कि बोल्शेविकवाद के खतरे ने न केवल 1917 की रूसी क्रांति के तुरंत बाद के वर्षों में इतिहास को प्रभावित किया था, अपितु उस तारीख के बाद के विश्व के संपूर्ण इतिहास को भी प्रभावित किया था। तो उस तारीख के बाद के संपूर्ण विश्व के इतिहास को प्रभावित किया था, इसको तो तुम शीत युद्ध की तरफ ले जाओगे। ये 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है। लेकिन 1917 के तारीख के ठीक बाद के इतिहास को प्रभावित किया था, उसमें पूंजीवाद साम्यवाद के खतरे से लड़ने के लिए जो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, मतलब वह सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार को स्वीकार कर रहा है, वर्कर्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम को ला रहा है, और साम्यवाद का सामना करने के लिए पूंजीवाद अपना मानवीय चेहरा ग्रहण कर रहा है, और साम्यवाद का सामना करने के लिए पूंजीवाद फासीवाद और नाजीवाद के रूप में एक उग्र चेहरा भी ग्रहण कर रहा है। 1917 के ठीक बाद पूंजीवाद ने दो रूपों में प्रतिक्रिया दिखाई, एक विध्वंसात्मक, दूसरा रचनात्मक, दूसरा विध्वंसात्मक। और आगे चलकर उसी साम्यवाद के खतरे का सामना करने क्रम में पश्चिमी देशों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया अमेरिका के नेतृत्व में, और फिर उन्होंने शीत युद्ध की घोषणा की। बस यही दो बिंदु को इस क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरा। मतलब ये है कि क्वेश्चंस को देखो और क्वेश्चंस पर सोचने का धीरे धीरे कोशिश करो। अब देखो, तुम लोगों को वहाँ बुकलेट में पढ़ना है और तुम लोग बुक रीडिंग तो करते नहीं हुए कुछ, तो मेरा बुकलेट पढ़ रहे हो तुम लोग? मेरा बुकलेट जो मैंने कहा था उसको पढ़ा है तुम लोगों ने? अब यहीं से तुमको आगे बढ़ना है 1 by 1, क्योंकि अब तुम आ गए। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्रम में मैं एक दो बात बता देना चाहूंगा, थोड़ा सा स्टोरी तुमको याद तो रहेगा नहीं, कि दो मुद्दे वहां पर उभर कर आए हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे बुकलेट में दिया हुआ है।
जैसे एक तुमने स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध अगर देखा होगा, तो स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, और कहा जाता है कि स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की पीठिका बन गई। पीठिका का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध का उसने आधार तैयार कर दिया। और थोड़ा मैं ये बताना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक जो चूक हुई है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मित्र राष्ट्रों की चूक हुई है सोवियत रूस के मामले में। क्योंकि पहले तो स्टालिन ने एक आक्रामक साम्यवादी प्रसार की नीति अपनाई थी, लेकिन बाद में जब स्टालिन ने देखा था कि इसे पश्चिमी देशों का विरोध बढ़ रहा है, तो उसने एक देश में समाजवाद का नारा देकर विश्व क्रांति के आदर्श को थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। जब 1933 में हिटलर का उद्भव हुआ तो स्टालिन डर गया था, और स्टालिन ने सोचा था कि अब हमें ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर फांसीवाद के विरुद्ध एक संयुक्त गठबंधन बनाना चाहिए। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने स्टालिन के इस प्रयास को रेसिप्रोकेट नहीं किया। रेसिप्रोकेट नहीं किया का मतलब है कि उसका उन्होंने सम्यक उत्तर देने का प्रयास नहीं किया, और उन्होंने कोशिश नहीं की कि स्टालिन का हम हाथ पकड़े या फिर स्टालिन को लेकर हम आगे बढ़े, क्योंकि उनके लिए फांसीवाद से बड़ा खतरा साम्यवाद नजर आ रहा था। इसी क्रम में एक स्पेन का मुद्दा उभर कर आया, और स्पेन के मुद्दे ने एक बड़ा ही विषाक्त रूप धारण कर लिया। स्पेन में 1931 में वहां पर एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी, और उस गणतंत्र का चुनाव 1936 में हुआ था। उस चुनाव के समय उस समय दो गुट वहां पर कायम हो गए थे। एक कह सकते हो, एक्चुअली एक को कहते थे ज्वाइंट फ्रंट, मतलब जो 1936 का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव के मध्य स्पेन की जितनी भी उदारवादी, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, साम्यवादी जितनी पार्टियां थी, उस सभी पार्टियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। उधर विपक्षी दल में जितने भी उग्र राष्ट्रवादी थे, सैनिक तत्व थे, पादरी थे, धर्माधिकारी थे, उन सबों ने मिलकर एक दक्षिणपंथी गुट बना लिया। अब इन दोनों के मध्य चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव के मध्य जीत हो गई संयुक्त मोर्चा की, जिसमें उदारवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी, समाजवादी पार्टियां, सभी पार्टियां शामिल थी। जब 1936 में इस पार्टी की जीत हुई तो दक्षिणपंथी महकमा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसी समय जनरल फ्रैंको के अधीन इस दक्षिणपंथी महकमे ने, जनरल फ्रैंको एक स्पेन का सैन्य अधिकारी था जो मोरक्को में कार्यरत था, तो जनरल फ्रैंको के अधीन ये जो दक्षिणपंथी गुट है उसने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर उसने संयुक्त मोर्चा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जनरल फ्रैंको ने कमान संभाला। इसी को कहा जाता है स्पेन का गृहयुद्ध। यह स्पेन का गृहयुद्ध शुरू हुआ 1936 में, और जब यह गृहयुद्ध शुरू हुआ तो जाहिर है कि इसमें बाह्य शक्ति ने हस्तक्षेप कर दिया, क्योंकि उधर जो दक्षिणपंथी गुट था, उस दक्षिणपंथी गुट को हिटलर और मुसोलिनी से सहयोग मिलने लगा, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी ने तो मिलकर रोम बर्लिन धुरी का निर्माण कर ही लिया था। तो इसलिए आप देखोगे कि उनको जो सहायता मिलने लगी, वो सहायता हिटलर और मुसोलिनी से मिलने लगी। हिटलर और मुसोलिनी उसकी सहायता के लिए आगे चले आए। उधर स्टालिन ने भी देखा कि हमें संयुक्त मोर्चा को बचाना है, नहीं तो दक्षिण पंथ की सफलता मिल जाएगी, तो उधर से स्टालिन चला आया संयुक्त मोर्चा की सहायता करने। स्टालिन उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि संयुक्त मोर्चा में केवल साम्यवादी और समाजवादी दल ही नहीं है, बल्कि उसमें उदारवादी और प्रजातांत्रिक दल हैं, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस निष्पक्ष रहे। इतना ही नहीं, बल्कि 1937 में संयुक्त अमेरिका ने भी ब्रिटेन और फ्रांस सबों ने मिलकर पंचायत की, और पंचायत में यह तय किया कि स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप ना करे। तो स्टालिन ने एक रिस्पॉन्सिबल पावर की भूमिका निभाते हुए स्टालिन तो गृह युद्ध से अलग हो गया, लेकिन उधर जो हिटलर और मुसोलिनी थे, हिटलर और मुसोलिनी उसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी अपने उस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने इस पंचायत को नहीं माना, मतलब इस मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने जनरल फ्रैंको को सहायता देना जारी रखी। इधर स्टालिन का भी हट जाना, उधर हिटलर मुसोलिनी का सहायता जारी रहना, इस कारण से अंत में ज्वाइंट मोर्चा, संयुक्त मोर्चा कमजोर पड़ गया, और मार्च 1939 में संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन हो गया, और जनरल फ्रैंको के अधीन एक दक्षिणपंथी सरकार स्पेन में स्थापित हो गई। इससे फांसीवाद को बहुत बड़ी नैतिक विजय हुई। बहुत बड़ी नैतिक विजय इसलिए क्योंकि कुल मिलाकर यह तय हो गया कि फांसीवाद एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, जिसका मुकाबला करना मुश्किल है, और इसका 2-3 बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बड़ा
भयानक कारण सिद्ध हुआ। एक कि इसके समय मुसोलिनी और हिटलर के बीच और भी अधिक निकटता हो गई और मुसोलिनी को हिटलर की विजय के विषय में विश्वास हो गया, इसलिए उसकी दृढ़ता हिटलर के प्रति बढ़ गई। दूसरा, इस युद्ध के मध्य हिटलर ने अपनी एक प्रमुख सैनिक रणनीति, उस सैनिक रणनीति का नाम था ब्लिट्जक्रिएग। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विलियम कैसर ने जो सैन्य रणनीति अपनाई थी उसको कहा जाता था स्लेफेन प्लान। अब व्हाट वाज स्लेफेन प्लान? तो स्लेफेन प्लान में यह था, उस प्लान में यह था कि जैसे विलियम कैसर ने प्लान किया था कि हम अपनी सैनिक शक्ति को काफी मजबूत कर लेंगे, और आप जानते हो कि जर्मनी के दोनों तरफ दो कंट्री थे और दोनों हॉस्टाइल कंट्री थे। जर्मनी की पूर्वी सीमा में रूस था तो जर्मनी की पश्चिमी सीमा में फ्रांस था। तो उसने योजना ये बनाई थी विलियम कैसर ने कि जब वॉर शुरू होगा तो हमारा एक पार्टनर ऑस्ट्रिया रूस से उलझ जाएगा और रूस से उलझकर हमारे पूर्वी मोर्चे को महफूज कर देगा, क्योंकि रूस ऑस्ट्रिया में उलझेगा तब तक हम पश्चिमी मोर्चे पर स्ट्राइक करके फ्रांस का सफाया कर देंगे और फ्रांस का सफाया करके शीघ्रता से फिर पूर्वी मोर्चे पर मुड़ेंगे और ऑस्ट्रिया से उलझे हुए रूस को एक ही झटके से समाप्त कर देंगे। तो हमारे दोनों मोर्चे पर हमारे दो एनिमी फ्रांस और रूस का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उसकी सैनिक तैयारी पूरी होती उससे पहले ही वॉर छिड़ गया और उसकी सैनिक तैयारी पूरी होने से पहले वॉर छिड़ गया। उसकी पूरी योजना खटाई में पड़ गई, अंतोगत्वा उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ सका। लेकिन अब जो हिटलर ने बनाया है वो एक अलग प्रकार की सैन्य रणनीति थी। उस सैन्य रणनीति को कहते थे ब्लिट्जक्रिएग। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट वाज ब्लिट्जक्रिएग? ये ब्लिट्जक्रिएग था क्या? तो ब्लिट्जक्रिएग में क्या होता था कि जैसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सैनिक रणनीति थी। उस रणनीति में होता था कि एयरफोर्स आगे बढ़ता था और आगे बढ़कर और आर्मी और एयरफोर्स दोनों मिलकर काम करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि एयरफोर्स अकेला काम करेगा, आर्मी और एयरफोर्स मिलकर काम करते थे। एयरफोर्स आगे बढ़ता था, बम्बार्डमेंट करके वो रास्ते को क्लियर करता चलता था, आर्मी तेजी से उसे फॉलो करती थी और झंडे गाड़ती जाती थी। तो जिन जिन क्षेत्रों को एयरफोर्स खाली करता था आर्मी उस पर झंडे गाड़ती जाती थी। तो तेजी के साथ जो सेना है वो सेना का प्रसार बड़ी तेजी के साथ होता था और तेजी के साथ विजय अभियान चलता था। तो हिटलर ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ, जैसे सितंबर में आप देखते हो कि 1 सितंबर को पोलैंड पर हमला किया और उधर 3 सितंबर को जब ब्रिटेन फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की तो हिटलर को पूरा पश्चिमी मोर्चा तोड़ने में मात्र 2 वीक लगा था। 2 वीक में उसने ब्रिटेन को छोड़कर पश्चिमी यूरोप में जितने भी राष्ट्र सबको जीत लिया था। उसमें नॉर्वे स्वीडन भी शामिल है, सबको जीत लिया था उसने। उसको ज्यादा समय नहीं लगा, ब्लिट्जक्रिएग बड़ा तेजी से मार करता था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध में हिटलर को एक और फायदा हुआ कि उसे अपना ब्लिट्जक्रिएग की पद्धति आजमाने का मौका मिला। दैट वाज अ बेनिफिट फॉर हिटलर। और सबसे जो एक बड़ा लाभ ये मिला कि उसी में ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत रूस के बीच फूट पड़ गई, क्योंकि सोवियत रूस को इस बात से बड़ा गहरा सदमा पहुंचा कि जब हम संयुक्त मोर्चा को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए थे तो ब्रिटेन और फ्रांस हमारी सहायता में क्यों नहीं आए। तो इसका मतलब स्टालिन को विश्वास हो गया कि एक्चुअली ये जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं, ये जो पूंजीवाद है वह फांसीवाद के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना चाहता है और फांसीवाद का उपयोग रूसी साम्यवाद के विरुद्ध करना चाहता है। तो उसी समय स्टालिन के मन में एक योजना आ गई कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस कहीं ना कहीं फांसीवाद का उपयोग अगर रूसी साम्यवाद के विरुद्ध करना चाहता है तो फिर सोवियत रूसी क्यों ना फांसीवाद का उपयोग ब्रिटेन फ्रांस के अगेंस्ट में कर ले। और तब पूरा विश्व सन्न रह गया, क्योंकि जुलाई 1939 में स्टालिन, सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन और जर्मनी के प्रधान हिटलर के बीच एक संधि हुई। उसको कहते हैं नो एग्रेशन पैक्ट, अनाक्रामक संधि, जिसमें स्टालिन ने पश्चिम के क्षेत्र पर हिटलर के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया, बदले में हिटलर ने पूर्वी यूरोप पर स्टालिन के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। यह तुम्हें कहीं ना कहीं 1815 में नेपोलियन और रूस के प्रधान जार अलेक्जेंडर प्रथम की के बीच जो टिलसिट की संधि हुई थी 1807 में, उस टिलसिट की संधि की याद दिलाती है। याद है कि नहीं? कितने लोगों को टिलसिट की संधि याद है? और बाकी लोग टिलसिट की संधि क्यों याद नहीं? मैंने बताया था ना कि फ्रीलैंड के युद्ध के बाद 1807 जैसे नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी, उससे पहले रूस को पराजित किया था ना वो, तो रूस का शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम के साथ नेपोलियन का एक समझौता हुआ था, याद नहीं है?
अरे मास्को अभियान याद है? बीच में क्लास छोड़े हो गए तो कहां गए थे? क्लास में थे तो फिर याद क्यों नहीं? डल हो कि पढ़ते नहीं? नहीं पढ़ते हो तो फिर क्यों नहीं याद है? मेरे सामने नहीं शब्द मैं नहीं सुनना चाहता हूं। 10 बार रिवाइज करके आओ, 10 बार। नहीं शब्द मेरे क्लास में कोई जवान पर नहीं लेगा। जितनी बातें मैंने कॉपी में बनाई है, कॉपी को तुम चटनी की तरह चाटो। कॉपी की सारी बातें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है तो अपने गार्जियन को और अपने आप को ठगना है तो जितनी दिन मर्जी है क्लास करो, लेकिन सिलेक्शन उससे नहीं होने वाला। फिर यूपीएससी में अगर सरवाइव करना है तो तुमको सुपरमैन बनना पड़ेगा। सुपरमैन, कान खोल के सुन लो। आंखों के सामने देखते हो कि लड़के क्रैश कर रहे हैं, तुम क्या समझते हो कि तुम सबसे स्मार्टेस्ट चैप हो कि बिना पढ़े तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए? क्यों सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। पीछे की चीजें, 13 दिन की छुट्टी हुई, क्या कर रहे थे 13 दिन की छुट्टी में? बताओ। नहीं पढ़े? घर गए थे? क्या कर रहे थे? पढ़े थे तो क्यों? इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताना, अभी समय आ गया है यह बताने का कि 130 वर्ष पहले जो नेपोलियन ने गलती दोहराई थी, वही 130 वर्षों के बाद हिटलर गलती दोहराने जा रहा है। जिस समय मैंने नेपोलियन का पतन बताया था, उस समय मैंने एक बात बताई थी कि डेविड थॉमसन कहते हैं कि यही गलती हिटलर 130 वर्षों के बाद दोहराई है। तो जब मैं नेपोलियन पढ़ा रहा था उस समय मैंने ये बात तुम लोगों को कही थी कि बच्चे तुम्हें यह याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम आएगा तो मैं फिर एक बार याद दिलाऊंगा कि 130 वर्षों के बाद हिटलर यही गलती दोहराएगा। अब वो गलती क्या है वो तुम आगे देखोगे, लेकिन नेपोलियन ने क्या गलती करी है पहले ये तो याद रहे लोगों को। कोई बताएगा नेपोलियन ने क्या गलती करी थी? क्या किया था? ब्रिटेन और रूस, मतलब जब ब्रिटेन पश्चिम में नहीं जीता गया था तब उसने रूस का अभियान, मास्को का अभियान कर दिया। तो मास्को अभियान से जब नेपोलियन लौटा था, मैंने कहा था कि उसके पास कुल 20,000 सैनिक थे और 20 टोटल उसके पास 6 लाख सैनिक। तो यहां पर जो स्टालिन से समझौता, वहां पर भी जार अलेक्जेंडर प्रथम से नेपोलियन ने समझौता किया था। तो नेपोलियन ने और जार अलेक्जेंडर प्रथम में समझौता हुआ था, तो जार अलेक्जेंडर प्रथम ने नेपोलियन को पश्चिम का सम्राट मान लिया था और बदले में नेपोलियन ने जार अलेक्जेंडर प्रथम को पूर्व का सम्राट मान लिया था। वैसे देखो, दुनिया में तो, दुनिया के देशों के सामने तो ये नो एग्रेशन पैक्ट था, लेकिन सच्चाई यह थी कि हिटलर और स्टालिन के बीच एक गुप्त संधि भी हो गई थी। गुप्त संधि यह थी कि जब पोलैंड पर हिटलर आक्रमण करेगा पश्चिम से तो स्टालिन पूरब से घुस जाएगा और पोलैंड को दोनों मिलकर आपस में बांट लेंगे। यानी पश्चिम साइड से हिटलर ले लेगा और पूरब साइड से नेपोलियन ले लेगा, सॉरी पूरब साइड से स्टालिन ले लेगा। जैसे तुम देख रहे हो कि ये अगर जर्मनी है, अगर ये जर्मनी है तो ये पोलैंड है, पोलैंड की सीमा पर है। और इसके बाद तुम देख रहे हो ये रूस है, रूस है। तो रूस इधर से पोलैंड में घुसेगा और जर्मनी इधर से पोलैंड में घुसेगा और दोनों को मिलकर पोलैंड को बांट लेने की योजना हुई थी। और तुमको मैंने रसिया में एक चीज बताई है, तुमको याद होगा कि इधर तुम देख रहे हो कि फिनलैंड है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इसको मित्र राष्ट्रों ने अलग कर दिया था। तो इसको क्या है कि जिस समय हिटलर पश्चिमी यूरोप को जीत रहा था उसी समय स्टालिन इन क्षेत्रों को भी जीत रहा था, पूर्वी यूरोप को स्टालिन जीत रहा था। तो युद्ध में तुम देखोगे कि जिस समय मतलब स्थिति इतनी खराब हो गई कि पहले तो हिटलर ने पूरे पश्चिमी यूरोप को जीत लिया ब्रिटेन को छोड़कर। ब्रिटेन को नहीं जीत सका, कोशिश की उसने, बम्बार्डमेंट किया, लेकिन हिटलर ने, लेकिन ब्रिटेन के पास जो उसका रडार सिस्टम है काफी मजबूत था, इसलिए उसको सफलता नहीं मिली। फिर वो अफ्रीका में चला गया। मुसोलिनी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा किया, फिर मुसोलिनी युद्ध में कूद गया। मुसोलिनी युद्ध में कूद गया। अब ब्रिटेन यहाँ पर अकेला बचा हुआ है, फ्रांस को जीत चुका है, वो फ्रांस उसके बॉर्डर पर था, उसको जीत चुका है, बेल्जियम को जीत चुका है, हॉलैंड को जीत चुका है। तो हॉलैंड जिसको नीदरलैंड कहते हो। तो अब तुम अगर देखोगे फ्रांस के जो फ्रांस का जो बॉर्डर है उसी के ऊपर जैसे बेल्जियम है, उधर इंग्लिश चैनल है, इधर
तो वो जो नीदरलैंड को जीता है, तो उसी में पिछले साल से पिछले साल एक मूवी आई थी डंकर्क करके, डंकर्क में जो आर्मी फंसी थी उसकी, फ्रांस और ब्रिटेन की, उसमें एक मूवी बनी है, बड़ी अच्छी मूवी थी। और पिछले साल से पिछले साल ही डार्केस्ट आवर करके मूवी आई थी चर्चिल के ऊपर, चर्चिल ने जो वॉर को कैसे, वॉर उस संकट के समय चर्चिल ने वॉर एफर्ट्स को कैसे संभाला है। ब्रिटेन अकेला पड़ा है और बार बार यूएसए को कह रहा है कि आप वॉर में आ जाओ, लेकिन यूएसए वॉर में नहीं आता है। यूएसए कहता है कि भाई आप जारी रखो, चलते रहो। लेकिन उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जापान एक जो थर्ड पार्टनर है उसकी भी अपनी कहानी, आपको याद है कि जापान तो यूएसए से बहुत गुस्सा खाया हुआ था। तो क्या हुआ था कि जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जब शांतुंग का क्षेत्र लिया गया था जापान, तो यूएसए को काफी गुस्सा हुआ था। तो यूएसए ने क्या किया कि 1921 में एक वाशिंगटन नौसैनिक सम्मेलन बुलाया अमेरिका में, और वाशिंगटन नौसैनिक सम्मेलन में जापान को जबरन घसीट कर बुलाया, उसकी नौसैनिक क्षमता को आधे से कम कर दिया, मैंने अपने पड़ोसियों की नौसैनिक क्षमता से भी कम कर दिया। तो जापान की सैन्य महत्वाकांक्षा खंडित हुई। जापान असहनीय को तो सह लिया, लेकिन जापान तो एक एबनॉर्मल नेशन था, जापान इस बात को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जापान एक तरह से समझे तो 1921 से 1934 तक घुलता रहा। इधर अमेरिका तो लौट के अपने कॉन्टिनेंट में चला गया, वर्ल्ड ऑर्डर में वो रहा नहीं मेंटेन करने में। इधर ब्रिटेन और फ्रांस था, वो हिटलर, मुसोलिनी और हिटलर के उद्भव के बाद यूरोप की समस्या में उलझ गया। तो उसी समय जापान का प्रधानमंत्री तोजो था, उसको अवसर मिल गया और उसने तुरंत मित्र राष्ट्रों को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो आप वाशिंगटन नौसैनिक समझौता से हमें 2 वर्ष के अंदर फ्री कर दो, या हम 2 वर्ष के अंदर स्वयं फ्री हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए थे कि वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं थे। तो 1936 में उसने, यानी जापान ने अपने आप को आर्बिट्रेरीली वो डिसीजन लिया, मतलब स्वैच्छिक ढंग से आर्बिट्रेरीली उसने यह डिसीजन लिया कि वी हैव टू विड्रॉ फ्रॉम दिस, ये जो है इसे हमको विड्रॉ कर लेना है। एंड देन ही made a unilateral declaration for getting dissociated from the provisions of Washington Naval Conference. So in this way he started to put a challenge to world order at that time. अब जापान ने अपना मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि उसका 2 इयर्स पूरा हो गया। उसने एक तरह से अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम देने के बाद यूनिलैटरली वो बाहर हो गया उससे। अब जापान निकट आ गया जर्मनी और इटली की। तो पहले से रोम बर्लिन धुरी का गठन तो हुआ ही था, अब रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का गठन हो गया 1936 में। तो जापान भी पार्टनर हो गया, परंतु जापान शुरू में न्यूट्रल रहा। लेकिन जापान 7 दिसंबर 1941 को सीधा अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर अचानक अटैक कर दिया। ब्रिटेन बार बार चाह रहा था कि अमेरिका इस वॉर में आ जाए, अमेरिका इस युद्ध वॉर से बाहर था, लेकिन जब उसने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया तो अमेरिका इस वॉर में कूद गया और फिर ब्रिटेन की चिंता समाप्त हो गई। उससे पहले एक गलती हिटलर ने कर दी थी। हिटलर ने गलती क्या की, जैसे ब्रिटेन को मौका मिला था कि जब उसको सोवियत रसिया के साथ समझौता हुआ पड़ा था और पूरे यूरोप को मसल चुका था, उस समय पूर्वी यूरोप में भी चेकोस्लोवाकिया वगैरह सबको जीत चुका था, उसी समय उसने क्या किया कि अचानक से जून 1941 में उसने मास्को अभियान करके सोवियत रसिया से रिलेशन तोड़ के सोवियत रसिया पर अटैक कर दिया। अब सोवियत रसिया से भी ट्रीटी तोड़ के जो नेपोलियन ने मास्को अभियान में किया था, वही काम हिटलर ने 130 वर्षों के बाद गलती दोहरा दी। तो ब्रिटेन को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि ब्रिटेन वहां पर अकेला खाली पड़ा था। अब ब्रिटेन को एक स्ट्रांग पार्टनर सोवियत यूनियन मिल गया, तो ब्रिटेन मास्को बचाव करके पूर्वी मोर्चे पर सोवियत रसिया की सहायता करने चला आया। तो पहली गलती तो हिटलर ने वही कर दी, और दूसरी गलती जापान ने कर दी, अमेरिका पर अटैक करके। जापान को लगा कि अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, इतना लॉस हम उसको कर देंगे। अमेरिका उल्टा और भी क्रुद्ध हो गया और अमेरिका वॉर में आ गया, तो ब्रिटेन का काम और भी हल्का हो गया। अब सोवियत रसिया और अमेरिका जब दो महाशक्तियां यूरोप के मित्र राष्ट्रों के पक्ष में खड़ी हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या जर्मनी, जापान और इटली के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो गया। तो सबसे पहले 1943 में इटली धराशायी हुआ, फिर 1944 में हिटलर अपने बंकर में के अंदर ही वॉर कर रहा था, लेकिन इधर सोवियत रसिया की सेना घुसी, उधर से ब्रिटेन फ्रांस की सेना घुसी, मतलब मित्र राष्ट्रों की, और एक तरह से जर्मनी प्रैक्टिकली विभाजित हो गया। तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया 1944 में, जर्मनी ने समर्पण कर दिया। जापान ने अमेरिका से अपना युद्ध जारी रखा था, जो युद्ध समाप्त हुआ जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जब
अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार गिराए, तब 15 अगस्त को इसने समर्पण कर दिया। तो इस तरह से तुम देखो कि 15 अगस्त इसलिए इसको 31 वर्षों का युद्ध माना गया है, क्योंकि आपको देखना है कि जिन समस्या की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो समस्या आरंभ हुई थी, उसका फाइनल जो निराकरण हुआ वह हुआ 1945 में। और 1945 में जब जापान ने समर्पण किया 15 अगस्त को, इसलिए इसको 4 वर्षों का युद्ध न मानकर एरिक फॉस्बम 31 वर्षों का लंबा युद्ध मान रहे हैं। यहां तक तुम लोगों को क्लियर हुआ? दिमाग में कुछ इमेज बना? तो तुमने कितने स्टेज किए? प्रथम चरण किया, द्वितीय चरण किया, तृतीय चरण किया, चतुर्थ चरण में भी तुमने कर लिया। प्रथम चरण में आधुनिक पश्चिम का उद्भव, यानी प्राचीन यूरोप, मध्यकालीन यूरोप और आधुनिक यूरोप का उद्भव। दूसरा चरण प्रबोधन तुमने किया। प्रबोधन के बाद अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 19वीं सदी की क्रांतियां उदारवाद और राष्ट्रवाद, और इटली जर्मनी का राष्ट्र के रूप में गठन और साम्राज्यों का विघटन। तब तुमने तीसरा शुरू किया औद्योगिक क्रांति, समाजवाद, साम्राज्यवाद और प्रथम विश्व युद्ध। और चौथा चरण है 2 विश्व युद्धों के बीच यूरोप। अब ये 5वां चरण है जो तुम करने जा रहा हो, नीचे लिखो 5वां चरण। पांचवा चरण में लिखना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। 5वां होगा ना, चौथा कैसे होगा? काउंट करो तो फिर वो जो डायग्राम बनाए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो चौथा चरण था। अरे कैसे काउंट कर रहे हो भाई? 5वां चरण कर रहे हो, चौथा चरण है, फिर काउंट करो। लिखो प्राचीन यूरोप, मध्यकालीन यूरोप, आधुनिक पश्चिम का उद्भव पहला हुआ। प्रबोधन से लेकर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के विघटन तक दूसरा हुआ। औद्योगिक क्रांति से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तीसरा हुआ। और तुम ये 2 विश्व युद्धों के बीच यूरोप कर रहे थे ना, यूरोप एवं विश्व। प्रबोधन वाला पहला चरण तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, तुम पहला काउंट करो, दूसरा काउंट करो। पहला चरण हम इसलिए उसको नहीं तुम काउंट कर रहे हैं पहले चरण को, कि तुम्हारे सिलेबस में वो नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में प्रबोधन से, लेकिन जब ओवरऑल काउंट करोगे तो उसको काउंट कर लो ना। दिमाग में इमेज बना कि नहीं? जैसे मेरा ये कहना है कि चूंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए मे भी तुमने काउंट नहीं किया हो। लेकिन प्रबोधन एक चरण तो भी है ना, वो चरण को पढ़ा है ना, समझा है ना, और फिर वहां से लेते हुए आगे बढ़ जाओ और फिर लास्ट तक ले आकर उसको कवर कर लो। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप है ना, द्वितीय